नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव सेशन में मनोज पांडे हैं और सनी शरद हैं। आज का जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाइव कैप्शन में आप पढ़ पा रहे होंगे कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में तो वैसे 29 विषयों पे जो है फैसला लिया गया, लेकिन एक जो निर्णय लिया गया है उस पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं और वो विषय है कि रघुवर दास की सरकार जो 2014 से 19 तक चला, उस सरकार में जो 5 मंत्री थे जिसमें से एक अमर बावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह और एक और मंत्री, ये 5 मंत्रियों के ऊपर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पी दर्ज करने का अनुमति दे दिया है। इसको लेकर के कैबिनेट ने सहमति दे दी है। इसका मतलब अब ये है कि एसीबी इन सारे मंत्रियों का जो आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने का जो मामला 28 जनवरी 2020 में हाईकोर्ट में एक पीआईएल के जरिए सबसे पहले आया था। पंकज यादव ने पीआईएल किया था और इस पीआईएल में प्रतिवादी बनाया था एसीबी को और यह मांग किया गया था कि एसीबी से जो है इन मामलों की जांच हो। बीते साल 14 जून को एक इसी तरीके का निर्देश जो है आईपीआरडी यानी कि मुख्यमंत्री का जो सूचना प्रसारण विभाग है, जहां से पत्रकारों तक, मीडिया संस्थानों तक खबरें पहुंचती है, वहां से एक प्रेस रिलीज डाला गया था और उसमें यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पी दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। तो ये 14 जून 2022 को जो प्रेस रिलीज आया था और आज जो कैबिनेट की बैठक में जो पी दर्ज करने की जो सहमति दी गई है, ये दोनों मामला एक ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है वो भी इस लाइव में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो जिन मंत्रियों के ऊपर ये जो आरोप लगा है उनकी क्या राय है और जो पीआईएल करता हैं जिनकी वजह से जो है आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने ही इन 5 मंत्रियों का नाम लेकर के जो है उनका 2014 में क्या संपत्ति था चुनावी हल्फनामों के अनुसार और 2019 में उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई। कई मंत्रियों के 1100 गुना संपत्ति जो है बढ़ा था और इस मामले को लेकर के जब पंकज यादव आए और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ये 2020 से जो मामला बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आज 2023 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं जुलाई के महीने में। तो क्या कुछ होना है, क्या कुछ होगा इसके बाद और अभी ये बार बार क्यों निर्देश देना पड़ रहा है और उसके बाद कैबिनेट से सहमति लेना पड़ा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सनी शरद हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किन किन मंत्रियों का इसमें नाम है और उनकी क्या संपत्ति थी और कितनी बढ़ गई, जिसको लेकर के जो है ये मामला शुरू हो रहा है। तो देखिए 2020 में पंकज यादव नाम के एक व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया था और उसमें बताया था कि पूर्व की सरकार मतलब रघुवर दास की सरकार में कई मंत्री हैं जिनकी संपत्ति जो है वो 2014 और 2019 के चुनाव में जो हलफनामा दायर किया गया था उसके अनुसार बहुत बढ़ गई है। इसमें से एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति करीब 1100% से अधिक बढ़ गई है। वो जो हलफनामा में जिक्र किया गया था उसी का जिक्र जो है ये पीआईएल में किया गया और बताया गया। जैसे 5 जो मंत्री थे, अमर बावरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा। तो अमर बावरी की संपत्ति 2014 में 7.33 लाख थी और 2019 के हलफनामे में ये 89.41 मतलब करीब 90 करोड़ रुपए की जो है लाख की ये संपत्ति हो गई, लाख में ही है। अमर बावरी 7.33 लाख 2014 में मतलब और 7,33,000 था उनसे। हाँ, और उसके बाद हो गया 89,41,000। तो ये कुल प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो 1118% जो है इनकी संपत्ति बढ़ी। रणधीर सिंह, इनकी संपत्ति 2014 में करीब 78 लाख रुपए थी और 2019 में ये बढ़कर 5 करोड़ हो गई। नीरा यादव की संपत्ति 2014 में करीब 80 लाख रुपए थी और 2019 में करीब 3.5 करोड़ रुपए हो गई। और वो प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो करीब 350% बढ़ी। और रणधीर सिंह जिनका कि पहले मैंने बताया, उनका करीब 550% मतलब 541% तो 78 लाख से इनका संपत्ति 5 साल में 5 करोड़ हो गया। ये रणधीर सिंह का है। हाँ,
उसके बाद लुइस मरांडी, जिनका करीब 2.25 करोड़ रुपए इन्होंने 2014 के हलफनामे में बताया था कि इनकी संपत्ति है, और 2019 में करीब 9 करोड़ से अधिक हो गई। मतलब 303% इनकी संपत्ति जो है वो बढ़ी 5 साल के अंतराल में। और नीलकंठ सिंह मुंडा, जो जिनकी संपत्ति करीब 1.5 करोड़ थी और वो बढ़कर करीब 4.5 करोड़, उससे थोड़ा कम इतनी हो गई, और 198% इनकी संपत्ति बढ़ी। ये हलफनामा के अनुसार एक PIL जो पंकज यादव हैं उन्होंने दर्ज किया था, और उन्होंने इसके पीछे ये भी तर्क दिया था कि झारखंड में कई ऐसे विधायक रह चुके हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में जिन पर कार्रवाई हो चुकी है। बंधु तिर्की, आपको याद होगा कि भाई हाल ही में मांडर में उपचुनाव हुआ, उनकी सदस्यता भी चली गई। उनकी संपत्ति करीब 123% सिर्फ बढ़ी थी, और उनकी विधायकी जो है चली गई। 6 लाख रुपए का मामला, 6 लाख का मामला था। तो अब समझिए कि वो तर्क दे रहे हैं कि जिनकी संपत्ति 123% बढ़ती है, उनकी विधायकी चली जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। जिनकी संपत्ति 1100% से अधिक बढ़ी है, कि क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले 2020 में ये PIL दर्ज हुआ था, और 2022 में ही 31 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश दिया था कि जांच का आदेश दिया था कि सभी मंत्रियों के खिलाफ जांच होगी। उसके बाद फिर 14 नवंबर को इस मामले में PI दर्ज करने का आदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। चूंकि ये जो विभाग है ACB, एंटी करप्शन जो ब्यूरो, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इनके मंत्री हैं, और चूंकि उन्होंने आदेश दिया था उस समय, हो सकता है कि PI दर्ज नहीं हुआ हो, और आज फिर इस मामले में कैबिनेट से सहमति ली गई है, और कैबिनेट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में PI दर्ज करने। PI मतलब हो गया कि एक प्राथमिक अब जो है अनुसंधान है वो शुरू हो जाएगा। तो अब कहा जा सकता है कि इनकी मुश्किलें जो है ये बढ़ सकती है। अब इसको थोड़ा एक तो ये टेक्निकल पूरा टर्म हो गया, पॉलिटिकल टर्म के हिसाब से देखिए तो जिस हिसाब से हेमंत सोरेन को और हेमंत सोरेन की सरकार को एक घेरने की कोशिश हो रही है, चाहे वो ईडी के बहाने हो या फिर कोई भी तंत्र के बहाने हो, लगातार उन पर करप्शन का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता ट्वीट करते हैं, उन पर हमला बोलते हैं, और लगातार जो कार्रवाई हो रही है उनके आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है ईडी में। तो अब चूँकि पूर्व की सरकार के इन मंत्रियों का नाम आ चुका, अब इस पर जांच के आदेश दे दिए गए, तो पॉलिटिकल टर्मोलॉजी में अगर कहिए तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग बोल सकते हैं कि भाई हम ही लोग नहीं हैं जिन पर ये आरोप लगा है, पूर्व की जो सरकार है उनकी भी संपत्ति इतनी बड़ी है। ये चर्चा तो आप पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि जो एक दूसरे के प्रति जो है पॉलिटिकल पार्टियां और गवर्नमेंट जो है करते रहती है, लेकिन ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन तक का नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले साल भी 14 जून को मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिया कि भाई PI दर्ज कर लीजिए। हालांकि PI दर्ज अब तक नहीं हो पाया, और मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से जो 14 नवंबर को मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से जो चीज़ें बढ़ा दी जानी चाहिए थी, ACB को जो दे देना चाहिए था दस्तावेज, वो नहीं दिया गया। अब फिर से कैबिनेट से इसका सहमति लेना, तो एक चीज़ तो एक दिखा रहा है निरंतरता सरकार के तरफ से कि मुख्यमंत्री जो है इस मसले को लेकर के गंभीर हैं और वो कुछ पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय को जिस तरीके से इसमें दिखाना चाहिए था, विभाग को जिस तरीके से त्वरित काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और इसी का वजह आप मानते हैं कि फिर से कैबिनेट से इसको सहमति लेना पड़ा? नहीं, अगर उस समय जाता तो ऐसा मैसेज जाता कि वो विभागीय मंत्री और सिर्फ हेमंत सोरेन का निर्णय है। अभी जो निर्णय हुआ आज, ये सरकार का निर्णय है कि पूर्व की सरकार के 5 मंत्रियों का जांच कराया जाए। शायद ये परसेप्शन जाना चाहिए था, इसी वजह से सरकार ने पुराना निर्देश जो CM का था उसके तहत नहीं आगे बढ़ी। अब जब कैबिनेट से हो गया है तो अब ये सरकार का फैसला है कि पूर्व की सरकार के मंत्रियों का जाँच होना चाहिए। अच्छा, अगर जो आप बोल रहे हैं अगर सिर्फ ये एक वजह है, तो उसी वक्त उसके बाद ही कई सारा कैबिनेट के बैठक हुआ, उससे अप्रूवल लिया जा सकता था। ये जो 14 जून 2022 से अभी 14 नवंबर 2022 से अभी हम लोग जुलाई महीने में बातचीत कर रहे हैं, तकरीबन 7-8 महीना का जो फासला है, तो आप एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे भाई हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही वो पूर्व मंत्री रहा हो, भले ही कितना पावरफुल हो, लेकिन आप ये जो 7-8 महीने का समय जो आप खींच रहे हैं,
तो ये तो आपके काम करने का तरीका पे भी तो सवाल उठाता है। और ये जो सन्नी बोल रहे हैं, क्यों नहीं इसको माना जाए कि भाई सिर्फ इसको पॉलिटिकली जिंदा रखा जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी एसीबी के पास अगर पीई जैसे दर्ज करते हैं, उसके बाद वो पता करेंगे कि मंत्री जो पूर्व सारे मंत्री हैं उन लोगों ने कहा है कि मेरी संपत्ति पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो उनसे यही सवाल बनता है कि ये आप पैसा कहाँ से आया, तो वो बताएंगे कि वेतन से आया या अमुक मद से आया, इतना खर्चा किया इतना बचा। लेकिन ये मुद्दा ऐसे गौन हो जाता है और ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, मतलब रुका हुआ है पीआईएल वाला। तो अब उसके बीच सरकार का आगे बढ़ के और लेना संज्ञान में, ये तो जरूर है कि सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि ऐसे हजारों पीआईएल हैं कोर्ट में पड़े हुए जो मतलब चल रहे हैं ऑलरेडी, और उस पर सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती। 5 मंत्रियों के खिलाफ अगर पीआईएल हुआ और सरकार उसी पीआईएल को आधार बना के अपना कार्रवाई तेज कर रही है, तो एक तो सवाल, तो ये कोई सवाल का आधार नहीं है कि आप फलाने पे एक्शन नहीं लिए तो इस पे क्यों एक्शन लिए। यहाँ पे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि ये जो पीआईएल दर्ज हुआ था 2020 में, जो जिसको पंकज यादव ने किया था, वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आरटीआई से कागज निकाल करके और एक पीआईएल दर्ज कर दिया गया। बाकायदा चुनावी हल्फनामा। इसका मतलब ये है कि चुनाव लड़ते वक्त जो अपना घोषित जो संपत्ति का जो घोषणा करते हैं जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उस दौरान जो चीज़ें ब्यौरा दिया गया था उसके आधार पे बातें कही जा रही है। अब सवाल ये है पांडे जी कि अगर अब अनुमति मिल गया आज से, तो ये जो 5 पूर्व मंत्री हैं इनके लिए क्या क्या मुश्किल हो सकता है? इनको एसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। एसीबी इनको बुला के पूछताछ कर सकती है, उस दौरान आय और व्यय का हिसाब ले सकती है कि भैया आप इनकम कितना हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो बताइए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब जब उनको एसीबी बुलाएगी पूछताछ के लिए तब तब ये मुद्दा बनेगा, और उसके बाद भी बनेगा चुनाव में भी। और ये जो जीरो करप्शन का जो दम्भ अब तक भरते हैं रघुवर दास, जो उनकी सरकार में वो मुखिया रहे अपने मुख्यमंत्री के तौर पे, और लगातार ये बोलते रहे कि भाई देख लो भैया हम लोग जो है भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस है, कोई भी ये नहीं दाग लगा सकता है। तो अब जब उनके ही 5 मंत्रियों के ऊपर ये जो सवाल बन रहा है, अब जब पीई दर्ज करने की अनुमति भी कैबिनेट से भी एक लास्ट जो मतलब एक लग रहा होगा कि भाई इसमें कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अब जो चीज़ें दिख रही है अब तो ये है कि भाई अब एक आरोप, एक धब्बा टाइप का ये लगेगा बीजेपी के ऊपर। नहीं, ये उसको बीजेपी और जेएमएम मुद्दा नहीं बनाएगी, क्योंकि आरोप है तो वो सेम आरोप वर्तमान सरकार पे भी है। लिहाजा जब तक कोई फैसला या नतीजा नहीं आ जाता तब तक कोई भी इस मामले को नहीं बोलेगा। हाँ, इतना जरूर मिलता है बल जेएमएम को कि अगर बीजेपी जब इस मुद्दे को उठाएगी कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो भी कहेगी कि पूर्व में भी है, अभी उसकी जांच चल रही है। तीसरा ये पक्ष भी हो सकता है कि जेएमएम अब कहेगी कि केंद्रीय एजेंसी को कि भैया आप तो जांच कर लीजिए, हम पीई दर्ज किए हैं, ज़रूरत पड़ी तो एफआईआर कर देंगे, आप टेक ओवर करके जांच कर लीजिए। अपने मतलब बीजेपी नेताओं का क्यों नहीं जांच हो जाना चाहिए संपत्ति का? ये सारे मुद्दे बन सकते हैं। तो ये किसी मंत्री से आपकी कोई बातचीत हुई इस मसले को लेकर के? पूर्व मंत्री जिनका नाम है लगा, मैंने बावरी जी से बात भी किया। बावरी जी ने कहा ये, बाबूलाल मरांडी से पहले बात किया, बाबूलाल मरांडी ने कहा ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई वजूद नहीं है। जो संकल्प से काम हो सकता है उसके लिए कैबिनेट करने का क्या मतलब है? और मुख्यमंत्री इतने ही अपने आप को अगर ईमानदार बताना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो इनके खिलाफ जो लोकायुक्त दिल्ली में और मामला चल रहा है और उतनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, क्यों नहीं निगरानी से ही जांच का आदेश करा देते हैं अपनी संपत्ति का? तो इस तरीके का बात बाबूलाल, ये तो पॉलिटिकल बयान है, लेकिन टेक्निकली तो ये है कि उनके 5 पूर्व मंत्री पे अब मामला दर्ज हो गया। तो बाबूलाल तो पॉलिटिकली ही बयान देंगे, टेक्निकली तो वो देंगे नहीं। और अमर बावरी ने भी इसी बात को कहा, और उन्होंने कहा कि अब हम इस बात को ये कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे साथ जो है पंकज यादव जो जिन्होंने पीआईएल दर्ज किया था वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज जी, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और आप जो 2020 में एक पीआईएल आपने किया था,
आपको याद होगा आज उस पे कैबिनेट की सहमति मिल गई है एसीबी को पी दर्ज करने को लेकर के। ये जो 5 पूर्व, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी कोशिश थी कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला मैंने जनहित याचिका दायर की थी उस पर कार्रवाई हो, और ये दूसरा कदम है सरकार के द्वारा कि इस पर जो है पी दर्ज करने का कैबिनेट सहमति बन गई है। मुझे विश्वास है कि इस पर जांच होगी और जो तथ्य मैंने उपलब्ध कराए हैं झारखंड हाईकोर्ट को, उस तथ्य के आधार पर और एसीबी की अपनी कोशिशों के बदौलत वो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी जो इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित की है। अच्छा पंकज जी, सवाल एक ये है कि आपने सिर्फ इन 5 मंत्रियों का ही जिक्र क्यों किया? क्या आपने सभी मंत्रियों का ये जो चुनावी हल्फनामा के अनुसार जो आपने पीआईएल दर्ज किया था, सारे लोगों का आपने स्टडी किया, उसके बाद आपको ये लगा, या फिर कोई और वजह रही आपकी? जी नहीं संजय जी, देखिए मैंने जब ये चुनावी हलफनामा इन्होंने जब दाखिल किया था 2019 के इलेक्शन के दौरान, उसी वक्त हमारी नजर पड़ी थी इनकी संपत्ति की ब्यौरा देखकर, क्योंकि इनकी संपत्ति में 200% से लेकर 1200% तक वृद्धि हुई है। तो निसंदेह कोई भी तरीका नहीं है, जायज तरीका ऐसा नहीं है कि आपकी संपत्ति में 1200% तक वृद्धि हो जाए। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, उनकी संपत्ति 123% बढ़ी थी और उन पर भी इसी प्रकार के ऐसे अधिक संपत्ति का मामला की जांच हुई थी और उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, मात्र 123%। और मैं इन 5 जो पूर्व मंत्रियों की जानकारी जो माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराया है, उनकी संपत्ति 200 से लेकर 1200% तक बढ़ी हुई है। यानी कि सबसे कम संपत्ति अगर किसी की बढ़ी है तो नीलकंठ सिंह मुंडा, उनकी संपत्ति 198% बढ़ी है, और सबसे अधिक बढ़ी है अमर गौरी की, उनका संपत्ति जो है 1118% तक बढ़ी है। अब ये जो 2020 में आपने जब हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज किया और उस समय ये एसीबी को प्रतिवादी आपने बनाया, और अब 2023 में हम लोग हैं, 3 साल का ये जो फासला है, बीते साल भी जो है मुख्यमंत्री ने पी दर्ज करने का निर्देश दिया था, तो इससे आप अलग कैसे मानते हैं? ये जो 2022 में जो नवंबर महीने में जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया 14 जून को, और आज जो कैबिनेट की जो सहमति मिली पी दर्ज करने का, उस वक्त भी पी दर्ज करने का ही सहमति दिया गया था, निर्देश दिया गया था, तो ये अंतर क्या है और अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। शुरुआत में आपको मई की एंड में ही मुख्यमंत्री के द्वारा एक जांच के आदेश दिए गए थे, मेरे पीआईएल के आलोक में एसीबी जांच के आदेश दिए गए थे। तो उसमें क्या होता है कि एसीबी मेरे जो कागजात उपलब्ध कराए हैं उसके तथ्यों की जांच करती है, ठीक ना। तो उन तथ्यों की जांच में समय लगता है। तो पिछले 5-6 महीने में जो जांच हुई है उसमें जो है एसीबी को वही तथ्य हाथ लगे और मेरी बातों में सत्यता दिखी एसीबी को कि हाँ ऐसे अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इसके बाद ही उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से मांग की कि हमने जो गोपनीय जांच की है इस पीआईएल के आलोक में, पंकज यादव के याचिका के आलोक में, वो सही पाया गया है। तो अब मुझे पी दर्ज करने का इजाजत दिया जाए। तो वो एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में समय लगा और फिर इन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट की जरूरत पड़ी। इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किस सोच के साथ कैबिनेट में से पास करवाया इस मामला को। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कैबिनेट की सहमति की कोई जरूरत नहीं थी? बीते साल जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था उसके बाद ही जो है पी दर्ज कर लेना चाहिए था? नहीं, पी दर्ज करने का उस वक्त तो नहीं करना चाहिए था। मतलब अभी जैसे कि जब उन्होंने जब आदेश दिया तो उस पर जो है एसीबी ने गुप्त जांच किया। गुप्त जांच करने के बाद फिर वो मंत्रिमंडल सचिवालय के पास ये बात रखा उन्होंने। तो उस वक्त मंत्रिमंडल सचिवालय ही आदेश दे सकता था कि ठीक है, आपको तथ्य मिल गया है, जांच आपने की, गोपनीय जांच की, और उसमें जो आपको लगा कि नहीं इन्होंने संपत्ति अर्जित की है प्रथम दृष्टया में, तो आपको हम पी दर्ज करने का आदेश देते हैं। तो वो हो सकता था, ये प्रक्रिया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं, अब कैबिनेट के द्वारा मैं इसे अप्रूव करके मैं लाऊं तो अच्छी बात है। ये तो मतलब उसमें कोई हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब जांच आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, भाजपा के लोग बोलते हैं कि भाई पंकज यादव जो है वो एक टूल बन करके इस तरीके का भाजपा के लोगों को, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का जो है ये कर रहे हैं। नहीं,
देखिए क्या है ना कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का बोलना काम है। अभी 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने पत्र लिखा है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं एक अलायंस बनाया है इंडिया नाम से, उस पर रोक लगाया जाए। तो उस पत्र के बाद जो है से मुझे रिस्पांस मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि मैं आगे इसको मामले को बढ़ाता हूं। तो फिर क्या है कि उसके पीछे का क्या आधार है आपका? हालांकि हमारा जो चर्चा का विषय है वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि मैं पूछ रहा हूँ, उस पर क्या आपत्ति है जो आप लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास? नहीं, इंडिया पर आपत्ति हमारी है। इंडिया शब्द जो है से एक सम्मानित शब्द है, संवैधानिक शब्द है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो भारतीय लिखा हुआ है। नहीं, भारतीय नहीं, कांग्रेस में भी लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय और भारत में अंतर है, इंडिया में अंतर है। अब वो एक एक्ट है, उस एक्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। क्या एक्ट है? वो एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट है 1950। उस एक्ट के तहत आप इंडिया शब्द का कोई व्यवसायिक या राजनीतिक उपयोग नहीं कर सकते हैं, या उसका स्लोगन का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप उसके। अच्छा ठीक है, मूल सवाल पे आते हैं जो सनी शरद आपसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदेश दिए थे पीई दर्ज करने का 14 नवंबर को, उस समय द प्रिंट में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का एक बयान छपा है। वो बोल रहे हैं कि जिस सुपारी नेता के इशारे पर आप ये PIL दर्ज किए थे, उनकी संपत्ति 2005 के चुनाव में 30 लाख रुपए थी और 2019 के चुनाव में 4.5 करोड़ रुपए हो गई। तो आप जो PIL दर्ज किए तो उनका नाम क्यों नहीं लिखे थे उसमें? मैं बता दूं, मुख्यमंत्री की भी संपत्ति बढ़ी थी उस दौरान। आप चेक कर लीजिए, 2014 का डेटा निकाल लीजिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हैं हेमंत सोरेन जी, उनकी संपत्ति भी 2014 में 19 में बहुत अच्छी खासे मार्जिन से बढ़ी नहीं। तो इन मंत्रियों का नाम सिलेक्शन करने के पीछे का क्या है? इनका सबसे ज्यादा बढ़ा था इसीलिए किए थे, उस आधार पर? जी, क्योंकि सत्ता में थे। हाँ, नहीं, सत्ता में जो ये सुपारी नेता किसे बोल रहे हैं आप भी समझ रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत थी। तो उनको बोलिए ना, मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को बोलिए कि वो खुद जाके एहतियात करने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं। नहीं, आपने क्यों नहीं दिया ये पूछ रहे हैं। क्या आप सचमुच में उनके इशारे पर ये PIL किए थे? ये सवाल इसलिए है पंकज जी कि अगर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या आप सेलेक्टिव अप्रोच दिखा रहे हैं? ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं भाजपा के लोग या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उस वक्त जब आप PIL दर्ज किए थे और जब ये चर्चा का विषय बन गया था, उस वक्त उनका बयान था, तो ये सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा ना। नहीं, आपकी बातें से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप जब इस पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस सुपारी नेता की बात कर रहे हैं तथाकथित, वो उनकी संपत्ति में 200% वृद्धि नहीं हुई है, कम से कम। अच्छा, वो थोड़ा बहुत मार्जिन से वृद्धि उनकी हुई है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपने जो अध्ययन किया चुनावी हल्फनामों के मुताबिक, उसमें अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह, ये 5 ऐसे पूर्व मंत्री रहे जो अपनी सरकार में जो है, जिनका अगर 10 रुपया संपत्ति था तो किसी का 100 रुपया हो गया और किसी का 100 था तो 1000 रुपया हो गया। आप ऐसे समझिए कि अमर बाउरी की संपत्ति 2014 में 7,33,000 थी। हाँ। जो 2019 में बढ़कर 89,41,000 हो गई। अरे तो सैलरी वैलरी तो मिलता है इन लोग को, बहुत सारा भत्ता उत्ता मिलता है। आप पूरा भत्ता 5 साल का जोड़ के देख लीजिए बॉस, 5 साल का भत्ता भी जोड़िएगा इन लोगों का ना, तब पर भी आपको इनकी पूरा भत्ता का ज्यादा संपत्ति मिलेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि लुइस मरांडी की संपत्ति 6 करोड़ 80 लाख बढ़ी हुई है, 6 करोड़ 80 लाख रुपया की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार नीलकंठ सिंह मुंडा का 2 करोड़ 89 लाख का वृद्धि हुई है। नीरा यादव का 2 करोड़ 85 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। आप जब आप राजनेता हैं तो आप व्यवसाय तो कर नहीं सकते हैं, आप मंत्री भी रहिएगा और व्यवसाय भी कीजिएगा, इससे संभव नहीं है। मेरा ये सवाल है पंकज जी कि क्या किसी मंत्री ने हल्फनामे में दिया है कि अमुक जमीन खरीदा था इतने रेट में, 5 साल में वो 20 गुना रेट बढ़ गया, ऐसा कुछ है आपके पास डिटेल? नहीं, ये तो हल्फनामा में लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा सवाल है मेरा छोटा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या जब मुख्यमंत्री के तरफ से ये निर्देशित दिया गया है ACB को कि भाई वो PIL अमुक हुआ है, उसका आधार है कि आप PI दर्ज कीजिए, तो क्या ACB के लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया? तो कांटेक्ट अगर बिल्कुल क्या डॉक्यूमेंट मांगे और आपने उन्हें क्या उपलब्ध कराया? मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे मैंने उन्हें उपलब्ध कराया है। जो डॉक्यूमेंट मैंने PIL में उल्लेख नहीं किया है
वो सारे कागजात का उल्लेख मैंने पीआईएल में नहीं किया है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने एसीबी को उपलब्ध कराए हैं। अब एसीबी जांच करने के बाद ही पी दर्ज करने का परमिशन मांग रही है, वो हमारे पीआईएल पर संतुष्ट है। ठीक है, मतलब एसीबी का जो आंतरिक जांच है, एसीबी का जो गोपनीय जांच है, उसमें ये बात की सिद्ध हो गया है कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जो ये पंकज यादव थे जिन्होंने सबसे पहले पीआईएल दर्ज किया और इन्होंने ही उस पीआईएल में जो है एसीबी को प्रतिवादी बनाया और ये मांग किया कि एसीबी जो है इस मामले की जांच करे। तो ऐसे में अब जो है हमारे साथ अमर बावरी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं रघुवर दास की सरकार में। अमर बावरी जी, आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव में। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। जोहार। ये बोल रहे हैं कि कैबिनेट से सहमति मिल गई है, ये जो आप लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो मामला दर्ज किया गया था, पीआईएल जो दर्ज किया गया था हाईकोर्ट में और एसीबी जो अब जांच करेगी, उस पे पी दर्ज करने की सहमति कैबिनेट ने भी दे दी है। इसके पहले 2022 में नवंबर महीने में मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया था। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वर्तमान परिस्थितियों में अपनी नाकामियों को और जो राज्य सरकार जो फेल्योर है उससे भटकाने के लिए आज का भी जो काम किया गया है। देखिए, इसमें 2-3 विषय है। एक विषय है कि जो हम लोगों ने संपत्ति का डिक्लेरेशन दिया है और बाकायदा आईटी होते हैं जो इनकम टैक्स को भरते हैं उसका दिया है। जो पीआईएल करता है और उन जो डील है उनके बारे में हमको क्या बताना, वो सारा जमाना जान रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और वो चल रहा है। वो तो आपको सबके सामने अच्छा है जो भाई पीआईएल के कर्ता कौन थे और उनके पैरवीकार कौन थे। और जो पीआईएल दर्ज किया गया था उसका आधार बनाया 2014 में अमर बावरी जी ने ये डिक्लेरेशन किया था। 2019 में अमर बावरी जी का हुआ। अमर बावरी 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं, से लेकर के हम हर साल अपना चुनावी अपना हलफनामा दायर करते हैं और वो पब्लिक डोमेन पे है। 2014 से पहले अमर बावरी का कोई इनकम का स्रोत था नहीं। जाहिर सी बात है, मेरा अधिकार है उसी का हम लोग डिक्लेयर करते थे और हम लोग राजनीति में थे। हम लोग राजनीति में संघर्ष करके आए हैं, जनता के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से हम लोग जीते। अब जब विधायक बने, उसके मंत्री बने, हमारे शहरी को ही दिया सैलरी 1,60,000 के करीब सब मिला करके जो आता है वो अगर यदि 5 साल का आप निकाल कर देखिएगा तो उसकी संख्या हो जाती है और किससे जाता है। तो भाई जहाँ शून्य मेरी इनकम थी वहां से अगर हम जब 10 रुपया भी जुड़ता है तो 10% का ही बढ़ोतरी होता है। 100 रुपया जोड़ता है 100 रुपया का बढ़ोतरी होता है। और वैश्विक समय का जो हमारा मूल्य था उसका जो है वैल्यूएशन बताए गए थे आज के डेट में बताइए। तो जाहिर सी बात है 5 साल पहले आपका भी जमीन होता तो जो आज का रेट 5 साल के बाद उस जमीन का रेट जो है 20 रुपया, जो हम लोगों ने उसको छिपाया नहीं है, उसको दिखाया है, बताया है। उसके बाद हम लोगों ने पीआईएल क्या जो पढ़ा हुआ तो कई एक पीआईएल पड़े हुए हैं राज्य, कई एक लोगों का पीआईएल पड़ा हुआ है। लेकिन हेमंत जी की सरकार ने इसी पीआईएल को स्वतः संज्ञान में लिया। इसी में इनका ज्ञान जो आया, उनका जो ध्यान आया वही मामले पे है। और मामला कब आया? जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस थे, उनके जो सेक्रेटरी थे जेल की हवा खाने के लिए जेल में जा रहे थे। उनकी 108 से अधिक संपत्ति जो अनडिक्लेयर संपत्ति है जिसपे लोकपाल से लेकर के सभी जगहों में चल रहा है, जिसमें वो अभी तक जवाब दे रहे हैं, फिक्र में है। जो उन्होंने जो माइंस का जो हुआ था जमीन के लीज लेने का वो मामला जब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबे हुए थे और जब उनको लगा कि अब बीजेपी को भी इसमें घसीटना चाहिए तो किसी ने उन्होंने दिया होगा तो एक पीआईएल पड़ा होगा है इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार का जो करप्शन एक्ट है उसमें जो नियम है, जो सरकार का संकल्प है, तो सरकार का संकल्प ये कहता है कि जो नियुक्ता होता है, लेकिन जो आपके ऑथोरिटी होता है, जो आपको देता है, मैंने बात करता है, जैसे हम लोग मामले में जो हमारे जांच इन्होंने रखा है 2016 से 2019 तक है। इस समय हम लोग मंत्री के पद पे जो आए थे, मंत्री के पद हमको गवर्नर में नियुक्त किया था। तो उसमें
नियम है कि आपको अगर किसी प्रकार से ऐसा सूचना मिलता है कि इसके खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति का है, तो जो कार्रवाइयां होती है वो पूरी से गोपनीय रखी जाती है। और जब तक और इसका जो है पीआई का जो है वो ऑर्डर ना होते, तो इन लोगों ने शुरू से इसका भाषण किया। 2022 जून में जो इन्होंने जो इसको स्वतः संज्ञान लिया, उसको भी इन लोगों ने पीआरडी के से जो है बोल करके इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। फिर नवंबर में इन्होंने पीआई का आदेश दिया, उसको भी सार्वजनिक कर दिया। इसमें गोपनीयता कहीं, अगर यदि आपको यदि लगता है कि हम लोग तब इनको नियम को तोड़ करके आप जो किया है। बावरी जी आपकी आवाज बावरी जी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में अगर आ जाएं। और सवाल जो आप आरोप लगा रहे हैं दो है कि एक तो जो गोपनीयता बरतनी चाहिए ऐसे मामलों में वो नहीं किया गया, एक तरीके से पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, और दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली डेंट करने की कोशिश हो रही है, तब जबकि मुख्यमंत्री पे ही खुद जो है कई तरीके के आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। लेकिन बावरी जी इसको ऐसे समझिए कि ये तो ठीक है कि पॉलिटिकली आप लोग का जो लड़ाई है वो चलते रहेगा, लेकिन ये जो एक परसेप्शन जो बाहर जनता के बीच में बनेगी और जो बन रही है, जो आंकड़ा जो दिख रहा है कि 7 लाख के करीब जो है 2014 में आपकी संपत्ति थी और 2019 में 81-82 लाख रुपए के आसपास गया, और तकरीबन ये दिखाया गया है पीआईएल में भी कि वो 1100 गुना ज़्यादा जो है संपत्ति आपकी बढ़ गई। तो जनता के बीच जो ये बातें जा रही है और गई है, जनता को कैसे आप समझाएंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरा सैलरी का पैसा था या फिर कुछ और पैसा था? देखिए, तो छवि को धुनी करने के लिए और नया दोहन करने के लिए किया गया है। पीआईएल का उद्देश्य जग जाहिर है, झारखंड के अंदर पीआईएल होता है और पीआईएल का पीछे का कारण क्या होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, सार्वजनिक भी हो गया है और आ भी गया है बाहर। दूसरी बात है कि अमर बावरी चंदनकारी की जनता अमर बावरी को समझता है, आज देखता है अमर बावरी क्या था, आज क्या है, कल क्या था, वो देख रहा है। दूसरी बात है कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कुछ छिपाया थोड़ी है। जो उन्होंने आधार बनाया, एक भी साक्ष्य बता दे इसके अलावा उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है सिर्फ झूठा आरोपण करने के अलावा। जो लोगों ने पीआईएल किया था उनके मन में लालसा थी कि भी करने के बाद कुछ हम लोग को होगा, इस तरह के भी लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए कि जहाँ मेरा संपत्ति, मैंने तो कहा कि मेरे आय के कोई साधन नहीं था, एक पॉलिटिकल वर्कर था, सामाजिक सेवक था जो पूरी तरह से समाज पे केंद्रित था। मेरा कोई आय नहीं, मेरा कोई व्यवसाय नहीं, आज भी मेरा कोई व्यवसाय नहीं, मेरे कोई आय का स्रोत सिर्फ विधायिका जो है वही है। बावरी तो जी, मेरे खाते में पैसा गया। बावरी जी इसको इससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है और बताने की कोशिश हो रही है कि बंधु तिर्की का जो संपत्ति है आय से अधिक संपत्ति मामले में 193 गुना बढ़ा था और तकरीबन 6 लाख का मसला था, जिसमें जो है उनकी सदस्यता चली गई और सज़ा भी हुई। तो आपका जो मामला है उसमें ये दिखा रहा है कि 1100 गुना बढ़ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आगे चल करके जो है आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? देखिए, सरकार है, सरकार के पास अथाह ताकत है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, उनके पास शासन प्रशासन होते हैं। वो चाहेंगे तो किसी को भी निर्दोष को भी दोषी साबित कर सकते हैं और दोषी को भी निर्दोष साबित कर सकते हैं। उसका मनता है, न्याय नहीं कहता है। हम तो कहें कि भाई मेरा कोई आय का स्रोत था नहीं, जब मैं विधायक बना, मंत्री बना, तो मेरे खाते में पैसा आया है और इसका बराबर हमने अपने दिया है, पब्लिक डोमेन पर भी है, कोई छिपा हुआ विषय थोड़ी है। कमाई का स्रोत है, जनता ने उसको बनाया उस आगे में। चंदनकर की जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक साधारण लड़की को जो उनके लिए लड़ता था, खड़ा रहता था, उसको विधायक बनाया और विधायक बनने के कारण उनका आय का स्रोत है और आय का स्रोत उसके खाते में आया। ना मेरा कोई व्यवसाय है, ना हम लोग कुछ करते हैं, और जो आय का स्रोत आया, अब 0 रुपया है, तो 1,60,000 महीने का मेरा वेतन आया, तो ये तो 100% क्या 100% बढ़ोतरी दिखेगा। आय का केंद्र इनकम था नहीं, उसमें आया स्रोत दिखेगा ही। आप परसेंटेज वाइज देखिएगा तब तो आप उसके बैकग्राउंड को देखिएगा तब ना। हम तो बता रहे हैं ना, जस्टिफाइड कर रहे हैं मेरा इनकम बढ़ने का कारण क्या है, कि इनकम हम कहाँ से बढ़ा है, उसको हम उससे अच्छा सर, कोई
तब आप कह सकते हैं। हेलो जी। सर, बोल रहे हैं कि आपके ही भाषा में अगर बोलें तो चूंकि आप गरीब परिवार से थे और विधायक बने, मंत्री बने और उसके बाद अकाउंट में पैसा आता आ गया, वही पैसा है। ये परसेंटेज जो 11-1200% दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि 5 साल मेरे सैलरी का पैसा है। अब सर आपके भाषा में ही हम इसको गुना करके अगर देखें, आपने कहा कि 1,60,000 रुपये पर मंथ आप मतलब मंत्री के रूप में सैलरी मिलती थी। अब 12 से इसको गुना कर दिए तो हो गया 19,20,000 रुपये। अब उसको 5 साल से गुना कर देने पर 96 लाख रुपए के आसपास हो जा रहा है। अब जो हलफनामा दाखिल हुआ उसमें करीब 90 लाख रुपए आपका बताया गया कि अकाउंट में था। तो इसका मतलब 5 साल में सिर्फ 6 लाख रुपए आप खर्च कर पाए अपने सैलरी के पैसे से। इसमें ऐसा है कि भत्ता उत्ता जो है ना वो अलग से है। हाँ, चीजों को मैं आपको जो है ना वो बोलिएगा तो पूरा ITR निकाल करके देखिए। नहीं मतलब हम ऐसे ही हम भी चूंकि समझना चाह रहे थे, ऐसे 1100% सुनकर हमको भी लगा कि इतना सैलरी कैसे बढ़ गया। अच्छा, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि 1100% आपका बढ़ गया है, तो लग रहा है पैसा का जो है। हाँ सन्नी भाई जी सर, एक बात और समझ लीजिए। हाँ मेरे को आपने जो कहा है ना जी, इसके अलावा मंत्री काल में कुछ भत्ता उत्ता भी होता है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं कि उसमें कुछ पैसा और बढ़ेगा, पहला ये जी। दूसरा बात है इसके अंदर जो मेरी पैतृक संपत्ति है वो भी जुड़ा हुआ है जी। पैतृक संपत्ति जो 2014 में जो अचल संपत्ति का जो मेरे हिस्से आता है, पिताजी का जो संपत्ति है उसका उस समय 10 रुपये था। 2019 में उसका कीमत बाजार मूल्य में जो आता है वो 40 रुपए 50 रुपए जो तत्काल का होता है। बिल्कुल मैंने कुछ नया खरीदारी नहीं किया, बिल्कुल होगा। तो जोड़ लीजिए तो पड़ जाएगा आपका उसके अंदर वो 89 जो आप बता रहे हैं उसके अंदर वो भी जी। तीसरी बात है, मैंने एक गाड़ी ली है लोन पे विधानसभा के अंदर जी। 35 लाख की जो गाड़ी है जी, तो विधानसभा लोन से वो भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। ओ अच्छा। तो ये सारी चीजों को मिला करके आप उसको देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखिएगा आपको ऐसे आप बताइए 1100% बढ़ गया, 2000% बढ़ गया, आपको इस तरह से देखना है। और मैंने कुछ छिपाया थोड़ी है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने कुछ छिपाया है क्या? मतलब अमर में दिया है, इसके अलावा आपने क्या पाया है सो बताइए, हमको बता के बताइए। अमर बावरी बोल रहे हैं कि जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं से कोई गलत नहीं किए। 100% हम तैयार है। आपकी मंशा खराब है, आप पॉलिटिकल कारण से विद्वेष की भावना से कर रहे हैं। और मैंने कहा तो सरकार के पास ताकत होती है, सरकार का ये रहता है आप चाहेंगे तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो चमड़ा का सिक्का भी चला सकते हैं। आपको परेशान करना है, आपको दलितों वंचितों का आदिवासियों के आपके खिलाफ उठने वाले आवाज को दबाना है, तो इस तरह के हथकंडे आप अपनाएंगे ही। अच्छा बावरी जी, सरकार आपके लिए आदर्श सरकार है जी। बावरी जी, ये तो पॉलिटिकल जो लड़ाई और पॉलिटिकल जो बयान होता है वो तो इसी तरीके का होता है जैसा आप अभी ACB पे आरोप लगा रहे हैं। और कुछ देर पहले जब आप जवाब दे रहे थे सवालों का तो उस दौरान आपने ED का जिक्र किया। तो ऐसा ही ED पे आरोप जो है मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी और उनके नेता लगाते रहते हैं कि भाई ये जो है टारगेट करके काम किया जा रहा है। और इन सब में जो है जांच एजेंसियां जो है हमेशा जनता के नज़र में बदनाम होते रहती है, चाहे ED हो या फिर ACB। लेकिन एक चीज़ तो अब स्पष्ट है ना कि भाई ये जो रघुवर दास जो लगातार ये जो दावा कर रहे थे तो एक पॉलिटिकल डेंट तो हुआ है। अब उसका खामियाजा आप लोग को तो जनता के बीच में अब आप उसको भरपाई करेंगे कि भुगतना पड़ेगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन मुश्किल तो सामने दिख ही रहा है कि अब ACB जब चाहे तब आपसे पूछताछ कर सकती है। अरे उससे डरने वाले हैं क्या? उससे डर क्या? ACB ले जाए, यदि गलत में मिला है, गलत यदि है तो फांसी पे चढ़ाते हैं। हम लोग उससे डरने वाले क्या? हमारा ये कहना है कि सरकार का जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसमें मैं कह रहा हूँ कि नियम का पालन करना चाहिए। जब आप उसको निकाल कर देख लीजिए तो संकट सरकार का जो किसी मंत्री पे वो चार्जेस लगा है, पूर्व मंत्री पे चार्जेस नहीं लगा है। जो PIL करता है उसने मंत्री पे चार्जेस लगाया है, पूर्व मंत्री पे चार्ज नहीं लगा है। उसने 2014-2019 के कार्यकाल को, और मंत्री को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर नियुक्त करता है। तो आपने जो प्रॉपर प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया। कानून के तहत आपने, हम कहाँ बोल रहे हैं, आप बताइए एक कार्रवाई हो रही है, आप उसको चैलेंज करिए, उसमें कुछ गलत है तो करिए, हम भी चैलेंज करेंगे। आपने गलत प्रोसेस को अपनाया है, हम उसको लेकर के जाएंगे जनता के कोर्ट में भी जाएंगे। मान्य न्यायालय खाली उनके लिए, न्यायालय हमारे लिए भी है। और जिस PIL कर्ता के ऊपर आपने माननीय मंत्री जी ने राहत दिया सुप्रीम कोर्ट जाकर, तो आपका जो वकील के खिलाफ उन्होंने राहत लिया कि इनके PIL पे हमको राहत दिया जाए क्योंकि इनका काम ही है, उनको उससे राहत
राहत मिला बहुत सारी चीजों में, जो उनके खिलाफ उसी बिल के पीआई पे आपने कार्रवाई कर दी। तो ये सारी चीजें जो है तो कहीं ना कहीं तो खिलाता है कि भाई आप पे कर रहे हैं, और एक गलत पार्टी रखा है। मैं बताना चाहता हूँ आप तीनों भाइयों, एक गलत पार्टी की शुरुआत किया है। सभी को एक दिन एक्स मंत्री होना है, सभी को होना है। ये लोग जो अभी वर्तमान में है वो भी एक्स मंत्री होंगे। बिहार के तेजस्वी यादव जैसा बात कर रहे हैं आप। एक सर नहीं, ये तो होगा ही, ये तो गलत जब उनकी यदि आप मेरा कहना कि घोटाला घपला मिलता है आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो आप हलफनामा दायर कर रहे हैं उस हलफनामे को लेकर के यदि उसमें कुछ आपत्ति होता तो समझ में आता, आप एक बार पूछ लेते। सर आपने सर आप हेलो, आप बोल रहे हैं कि गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है। आपको याद होगा कि 2019 का जब चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार जब अंतिम दौर में था, उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, मिहिजाम में उनका एक कार्यक्रम था और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कुछ टिप्पणी की थी और वहाँ पर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उस केस को वापस ले लिया और उन्होंने कहा था कि बदले की भावना से हम कोई काम नहीं करेंगे, और बहुत इसकी चर्चा हुई थी, प्रशंसा भी हुई थी। अब क्या लगता है कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे बोलने वाले मुख्यमंत्री बदल गए हैं और इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? उनसे सवाल पूछिए कि भाई वो मेरी पे कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं कार्रवाई कर रहे, तो उनसे सवाल बनता है कि आप मेरिट पे कार्रवाई कर रहे हैं कि डिमेरिट पे कर रहे हैं। लेकिन जो टाइमिंग है और जिस तरह से जो इसका वायलेशन हुआ है, आप सब जानते हैं कैबिनेट की कोई सरकार तो थी नहीं, इनके पास सफिशिएंट ताकत था जब ये सारी चीजें कर सकते, लेकिन कैबिनेट लेकर के जो माननीय गवर्नर का जो नहीं मतलब बावरी जी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जांच कराने में कम और ढिंढोरा पीटने में ज्यादा विश्वास कर रही है? निश्चित रूप से ये जो पूरी तरह से जो है ना, ये पूरी तरह से जो माने पब्लिक डोमेन में ले जाकर के बीजेपी को भी दलदल में, जो दलदल में है उसी में दलदल में बीजेपी को भी घसीटना, और इसके लिए हम सबको जो है टूल इस्तेमाल करें पूरी तरह से, तो उसी और इंगित करता है। और बाकी तो क्या कैबिनेट के इस निर्णय के खिलाफ आप लोग कोर्ट जाएंगे? कैबिनेट निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर अधिकार दिया है, हम अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है, और कोई यदि कानून का वायलेशन करे, अगर हम लोगों ने गलत किया है तो निश्चित रूप से हम लोग पे कार्रवाई होगी, और यदि हम लोगों ने गलत नहीं किया है कानून हमारे रक्षा करेगा। शुक्रिया बावरी जी, हम लोगों से जुड़ने के लिए, सारे सवालों का आपने जवाब भी दिया। तो ये पूर्व मंत्री अमर बावरी थे जो आज जो डिसीजन लिया गया है कैबिनेट से, उससे जुड़े हुए सवालों का जवाब रख रहे थे, और वो ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली डेंट करने की कोशिश है और वो डर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक बात जो ये PIL के जरिए और अब ACB अब PE दर्ज करके अब इस मामले को आगे बढ़ाएगी, उसमें जो बोला गया है कि 1100% अमर बावरी का जो आय है वो बढ़ गया था 14 से और 19 के दौरान, तो ये सही नहीं है, ये इनका वेतन का पैसा है। बिल्कुल, देखिए जो हम लोग भी देख रहे थे कि भाई 1200% किसी की संपत्ति बढ़ गई, तो देखने में तो लग रहा है कि इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई, लेकिन जिस हिसाब से अमर बावरी ने बताया, एक स्पष्टीकरण टाइप से ही उन्होंने दिया, और पूरा कैलकुलेशन करके भी हम लोग कैलकुलेटर से देखें तो लगा कि नहीं, सही में इतनी संपत्ति हो सकती है। आप समझिए कि आप ही कल विधायक बन जाइए, मंत्री बन जाइए, पता चलेगा कि आज कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे वो पैसा जमा होगा और 5 साल में ज़्यादा जमा हो जाएगा। लेकिन आपका जो एक सवाल था सन्नी कि ठीक है पैसा तो आया 96 लाख के आसपास आ गया, खर्च भी तो हुआ होगा ना उसी हिसाब से। अब जो बावरी जी का जो कहना है कि भाई भत्ता भी मिलता है अलग से मंत्री होने के नाते, तो वो फिर ACB अपने हिसाब से जांच करेगी। फिर बिल्कुल जांच अब उसी हिसाब से होगी कि कितना कमाई हुआ, कितना खर्च हुआ। लेकिन देखिए खेल सिर्फ इतना नहीं है संजय, जितना दिख रहा है कि भाई जो पैसा दिखाया गया और इतना था 14 में, इतना हो गया 19 में। दरअसल जब जांच शुरू होती है तो जांच दूर तक लग जाती है, एक बार शुरू होगा तो कई दिशा में सीधा रास्ता नहीं होगा, वो दाएं बाएं आगे पीछे। और आज के डेट में चूंकि इतना तरह का खर्च है और इतना पैसा का लेन देन, चूंकि अब सब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं गलतियां छोटी बहुत पकड़ी ही जाएगी किसी भी व्यक्ति पर, अगर सही से जांच हो जाए तो। लेकिन अब सवाल है कि अभी जो कैबिनेट से ये पास हुआ है, इसका फ़ायदा सरकार को कितना मिलेगा?
तो अभी जिस हिसाब से अमर बावरी जी बोल रहे हैं या फिर बीजेपी का कोई भी नेता ये बोल रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के हिसाब से ये हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन और उनके आसपास के रहने वाले लोगों पर जो कार्रवाई चल रही है उसके अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप से ये कार्रवाई हो रही है। पहले भी बोला गया था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पी दर्ज करने की निर्देश उन्होंने दिया था। लेकिन अब सवाल है कि क्या सचमुच में जिन 5 मंत्रियों का नाम दर्ज है इसमें और उन्होंने हलफनामा में ये जिक्र किया है, तो उनके पास भी अपना हिसाब किताब एसीबी के पास देने के लिए है या नहीं है। और मुझे लगता है कि चूंकि ये जो सार्वजनिक रूप से घोषणा होती है और ये एक सीए एडवोकेट सबसे वेरीफाइड करवा के उसके बाद ही हलफनामे में चीज़ों का जिक्र किया जाता है, और मुझे लगता है कि सबके पास एक स्पष्ट रीजन होगा ये बताने के लिए कि भाई उनकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी। अब चूंकि जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। अभी आप देखिए कि झारखंड में जो 81 विधायक हैं उसमें से 53 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो संपत्ति तो जिस हिसाब से देखिए पैसा का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले गांव में कोई किसी के पास लाख रुपए हो जाता था तो पूरा गांव हल्ला हो जाता था कि लखपति है। अब लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, एक फ़ोन आ रहा है 1 लाख रुपए का। नहीं, तो यहाँ पे जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किसका पैसा कितना बढ़ गया, तो देश भर में जो झारखंड से एक विधायक हैं मंगल कालिंदी, उनका भी जिक्र होना चाहिए। हालांकि ये चर्चा का हिस्सा नहीं है। मतलब देश में 5वां विधायक हैं जो सबसे गरीब हैं, मंगल कालिंदी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं। हालांकि देखिए अब चूंकि जिक्र हो रहा है 14 और 19 चुनावी हल्फनामे के अनुसार ही। हाँ, चुनावी सब चूंकि देखिए एडीआर भी जो रिपोर्ट बनाती है वो हल्फनामे के हिसाब से ही बनाती है। अब चूंकि जिक्र हो रहा है कि किसका पैसा जो है कितना बढ़ा, उस हिसाब से देखिए तो हेमंत सोरेन की भी जो है 2014 और 19 का जो तुलना कीजिएगा तो उसके हिसाब से उनकी भी संपत्ति बढ़ी है। लेकिन जो डाटा जारी किया गया था जब ये नॉमिनेशन फाइल हुआ था 2019 में, उसमें 81 में से 51 करोड़पति विधायक थे और सबसे अधिक जो पैसा था वो पैसा है रामेश्वर उरांव जो अभी वित्त मंत्री हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि रामेश्वर उरांव जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड अभी आईपीएस ऑफिसर हैं, और उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपए की बताई गई थी। तो अब अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पैसा कितना सही था गलत था। लेकिन हाँ, झारखंड के इतिहास में ये तो दर्ज हो चुका ना कि जब ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कई विधायकों पर कार्रवाई हुई। आप देखिए कि मधु कोड़ा का पूरा कैबिनेट जो है वो सवालों के घेरे में रहा, जेल गए। अभी बंधु तिर्की भी, उनकी भी सदस्यता चली गई। ये भी आय से अधिक संपत्ति का मामला था। हरिनारायण राय सनी ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो खेल है पॉलिटिक्स में वो परसेप्शन का है। तो पांडे जी से अब हम चूंकि आखिरी समय में हैं इस लाइव के, काफ़ी देर तक हो गया है, तो पांडे जी ये जो पॉलिटिकल जो परसेप्शन बन रहा है या फिर बनेगा चुनाव के दौरान, अब जब आप आरोप लगाएंगे चुनाव के दौरान कि भाई देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर इतना आरोप है, तो उनके भी लोग बोलेंगे कि भाई पिछली सरकार में देखिए कि कैसा कैसा चीज़ हुआ। वो बोल सकते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर फिर उठेगा कि पीआईएल दर्ज कब किया गया। अगर सरकार इतनी संतुष्ट थी तो तुरंत इसको जांच करा लेना चाहिए था। अगर तो टाइमिंग को लेकर उठेगा। टाइमिंग तो बाबा लगता है ना, कोई पहली दफ़ा पूरे देश के इतिहास में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कल पीआईएल हुआ, परसों एसीबी के पास मामला गया और 2 दिन के बाद फैसला आ गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो ये समय तो लगता ही है। तो समय का लगना वो एक तकनीकी पहलू है कि भाई उसमें और कितना जल्दी होना चाहिए था। ये तो आज जो कैबिनेट से सहमति ली गई उसी की ज़रूरत नहीं थी। जैसा जो जानकार लोग बता रहे हैं, कई लोगों से फ़ोन कॉल्स के जरिए भी हम लोग समझने की कोशिश किए, तो मुख्यमंत्री का जब निर्देश दिया गया था पिछले साल, उसी समय मंत्रिमंडल सचिवालय को आगे बढ़ा देना चाहिए था। उनके विभाग उन मुख्यमंत्री के पास है। तो लेकिन ये जो परसेप्शन बन रहा है, चर्चा हो रहा है ना, लोग ये जो हजारों दर्शक के जो देख रहे हैं फिलहाल, जो जुड़े हुए हैं फॉलोअप के जरिए, तो उनके जहन में तो जा रहा है ना कि भाई रघुवर दास के सरकार में 5 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संपत्ति बढ़ा ली। बिल्कुल, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर इस बात को लेकर हमलावर रहेगा। और इसी मुद्दे को उठाया था सरयू राय ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल तक ही रहेगा या जांच भी होगी, चाहे इनका हो चाहे उनका हो, ये सवाल उठता है। जनता को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है,
आप ये समझिए कि अगर कल कहेंगे कि नहीं वर्तमान सरकार बहुत भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार की, अगर ऐसा परसेप्शन बीजेपी क्रिएट करने की कोशिश करती है तो क्या हुआ, फाइंडिंग क्या हुआ, कितना भ्रष्टाचार किया, क्या किया, तो उसी तरफ पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होगा वो नहीं, पर ये परसेप्शन दोनों ओर से क्रिएट किया जाएगा, दोनों ही दल से, सत्ता पक्ष या विपक्ष, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताया जाएगा। जैसे केंद्र में भी वर्तमान की जो मोदी सरकार है वो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार मुद्दा बनाई। अभी ये लोग कह रहे हैं कि आप जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार है, ये अमुख है, आपने अडानी को मदद किया ऑफ द नियम कायदे से परे जाके। उसके अलावा बहुत सारा, आप बीच में राफेल का भी मुद्दा देखेंगे तो कई सारे मुद्दे उठे। तो दोनों ही दल अपनी तरफ से या सत्ता पक्ष या अपने तरफ से दोनों कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश तो करता है, जनता को विश्वास करने की बात है। तो ये मतलब सिर्फ आप मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति का एक साधन बनेगा? बिल्कुल। लेकिन ये जो मुश्किल तो बढ़ेगा ना, ठीक है कि कुछ दिनों तक के लिए जो है पॉलिटिकल बयानों तक ही सिमटा हुआ रहेगा, लेकिन अब जब मामला दर्ज हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इसको बंद कर लिया जाएगा? नहीं, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। ये मामला दर्ज तब होगा जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे एसीबी के लोग कि हाँ वाकई में बड़ी है, या जो हल्फनामे में दर्ज किया गया था उनसे अधिक भी इनकी पास संपत्ति है, तो उस मामले को लेकर ये देखा जाएगा। अच्छा, रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इनसे बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की सरकार में ये पांचों मंत्री थे और उन पे अब जो है पी दर्ज करने का अनुमति कैबिनेट से ले लिया गया है। रघुवर जी, आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। ये आज कैबिनेट से जो सहमति ली गई है उसकी जानकारी मिली है आपको? हाँ, समाचार के माध्यम से मिली। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार बदले की भावना से काम करते हुए लोगों को भ्रामक खबरें फैलाकर अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को ये सरकार बचाना चाहती है। इस सर्वविदित है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव के समय, अपने इलेक्शन के समय सारा जो है सारा चीज दिया हुआ है जी, ठीक है। इलेक्शन के समय सब देते हैं हम लोग एपीटीपी करके, चुनावी हल्फनामा में सारा है सर दिया, और सारे लोग देते हैं जी। और 2014 और 2019 में जो भरा है तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर मार्केट रेट बढ़ता है, चाहे अगर उसका सोना हो, जमीन हो, चाहे जो भी उसकी परिसंपत्ति हो, ठीक है जी। अब उसको आय के संपत्ति कर के माध्यम से, अरे मामला में ऑलरेडी किसी ने पीआईएल किया था, वो कोर्ट में पड़ा हुआ जी जी, उससे निकाल कर ये साफ दर्शाता है कि ये 3.5 साल में जो झारखंड को लूटा है हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो आज झारखंड भ्रष्टाचार के कारण शर्मसार है, तो कहते हैं ना कहावत है, चोर मचाए शोर। चोर जो रहता है उसको सबको लगता है सब चोर है। अगर मैं बात करूं हेमंत सोरेन का भी, आगे देखिए 2014 में जो प्रॉपर्टी था 2019 में 45% बढ़ा है, तो उसकी भी आय की संपत्ति की जांच की होनी चाहिए जी। और मंत्री को भी आप निकाल के देखिए 2014 में क्या थी और 2019 में क्या था, तो सबकी जांच करिए ना। पूरा 81 विधायक का पीआई दर्ज करके राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए। उसमें न सत्ता पक्ष देखना चाहिए ना विपक्ष देखना चाहिए। जी जी। तो एक सर सवाल ये है जो हम लोग समझना भी चाहते हैं, अगर आप जवाब दे सकें। ये जो बीते साल सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी कर दिया था पी दर्ज करने का, और आज फिर से पी दर्ज करने की अनुमति कैबिनेट से लेनी पड़ी, तो इसमें क्या अंतर है सर? करप्शन नहीं बता रहे आपको जी, किसी भी करप्शन एक्ट के तरह जो नियमावली है जी जी, ठीक है जी, उस समय उसने गलत किया था, उसकी नियमावली के पहले इसको सार्वजनिक नहीं करना है। जी जी बिल्कुल, पीआरडी के द्वारा सार्वजनिक कराया गया जी, ताकि बीजेपी कार्यकर्ता डर जाए
जी। जो इनके भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहा है। दूसरा, पीएससी एक्ट का 17A कहता है जी कि आपको कोई कार्रवाई करने के पहले महामहिम राज्यपाल से आपको परमिशन लेना। जी, ये पूर्व मंत्रियों पर भी लागू होता है? यस, उस समय मंत्री थे ना। जी जी। जो तत्काल आप उस समय दे रहे थे उस समय मंत्री था वो। जी। तो एक्ट के हिसाब से, ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तरफ से जी जी, ये महामहिम गवर्नर से इनको अनुमति लेने पड़ेगी। रघुवर जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये कहना चाहते हैं क्या कि चूंकि पीआईएल कर्ता ने कोई भी ऐसी संपत्ति का कागजात प्रस्तुत नहीं किया है जिसको ऑलरेडी हल्फनामा में दायर नहीं किया है, वो कह रहे कि ये जो ऑलरेडी बताया गया है वही संपत्ति है, उसके अलावा कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको हमारे विधायक या मेरे मंत्रियों ने छुपाया था, इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए। छुपाया ऑलरेडी तो सार्वजनिक है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया तो सार्वजनिक है। तो आपको जब किसी ने पीआईएल किया, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आप सो मोटो जो पीआईएल का निकाल के आप ये कर रहे हैं, तो सीधे साफ अंकित हो रहा कि आप बदले के भावना से नियम कानून को ताक पे रखकर सिर्फ इन 5 विधायकों का चरित्र हनन करने का काम, मैंने हमारा दामन गंदा है तो दूसरे का दामन भी गंदा है, यही सिद्ध करना चाहती है सरकार। लेकिन झारखंड की जनता जानती है इन 3.5 साल में आज ब्लॉक ऑफिस से लेकर सीएमओ तक आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये सारे राज्य की, गांव की जनता और शहर की जनता भुक्तभोगी है उसका। तो ये डाइवर्ट करने के लिए इसकी सरकार के हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जनाक्रोश है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मीडिया न्यूज बनाने के लिए इस तरह का ये कैबिनेट ने निर्णय लिया। सर आप बोल रहे हैं कि डाइवर्ट करने के लिए और बदले की भावना के लिए ये हेमंत सोरेन की सरकार ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन 2019 के चुनाव प्रचार का जब आखिरी दौर था, मिहिजाम में शायद आपका कार्यक्रम था, आपने कोई बयान दिया था जिस पर हेमंत सोरेन की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था ST/SC। उसके बाद मुख्यमंत्री बने जब हेमंत सोरेन, तो वो मामला वापस ले लिया और बोले कि बदले की भावना से हम कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, वो मामला स्लिप ऑफ टंग था, वही उसमें हमने तुरंत जुबान से कहा तो हमने सॉरी वहीं पे कर दिया था, तो फिर मामला कहाँ बनता है ST/ST का? इसीलिए नहीं, वो हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि बदले की भावना से हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, अब कोई बोलने से नहीं होता ना, वो जान रहा था इसमें केस नहीं बन रहा, इसलिए केस वापस ले लिया दिखाने के लिए। तो आपको बदले की भावना से नहीं काम कर रहा, तो बाबूलाल मरांडी को अभी तक नेता प्रतिपक्ष का मान्यता क्यों नहीं दे रहा? उसको क्या मतलब बीजेपी किसको नेता बना रहा? सत्तारूढ़ दलों क्या मतलब उससे कि हम का को बना रहे हैं कि खा के बना रहे हैं? ये बदले की भावना से है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार की पूरी कार्रवाई सिर्फ इसीलिए है कि चूंकि जनता का आक्रोश आपके अनुसार सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और ये मैसेज देना चाह रही है कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं? कानून सबके लिए है, कानूनी कार्रवाई कानूनी हिसाब से होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। कानून का पालन करिएगा ना, आप ही नियमावली बनाया है। अच्छा सर, और आप ही नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जो बातें कही जा रही है, अमर बावरी जी को भी हम लोग पहले जोड़े थे, वो भी ये बोल रहे थे कि ये सारा चीज़ चुनावी हल्फनामा में दिया हुआ है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो पंकज यादव जो PIL करता है, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे हैं कि जब ACB ने इस मामला को जांच करना शुरू किया तो वो पंकज यादव से भी संपर्क किया और वो चुनावी हल्फनामे के अलावे भी कई सारे दस्तावेज जो है ACB को PIL कर्ता ने सौंपी है। तो अब जब अगर सरकार नहीं, जब आप कोर्ट में अपील किया तो कोर्ट से क्या नहीं अपील किया कि सुनवाई किया जाए, अगर अलग से आप दिए हैं तो? नहीं, PIL कर्ता का सर ये कहना है। PIL आप किए कोर्ट से किए थे ना जी, तो कोर्ट उस समय ACB को प्रतिवादी बनाया गया था। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी,
आपके पास तो होगा 81 विधायक का। जी जी, वो तो सर ऑनलाइन सब रहता है सर, सब अवेलेबल। सबके पास। आप हेमंत सोरेन का निकाल के देखिए कितना % बढ़ा पैसा। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हैं कि बाकी, आप ये बोल रहे हैं सर नहीं कि नहीं, देखिए आप सब मंत्री का निकाल के देखिए जी जी, कितना % बढ़ा। ये तो सर जो 5 मंत्रियों का जो जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई यार नहीं अच्छा गलत आप पूरा बात कर रहे हैं सर आप, सर आप पूरी बात बोल रहे हैं। उसका भी निकाल के कंपैरिजन करना चाहिए। देखिए आपको सत्य दिखाना चाहिए। नहीं, इस पे सर हम लोग करेंगे बाद में, अभी तो चूंकि फिलहाल कैबिनेट से कैबिनेट से आप तर्क दिए। ये आपके जो दर्शक है जो सुन रहे उनको बताओ जी कि किस तरह ये बदले के भावना से उनका मंत्री और मुख्यमंत्री जी का 45% बढ़ा जी, तो उसका पी जांच नहीं होगा। इसका 10-12% बढ़ा और ये सभी लोग जानते हैं, राज्य की जनता, कि चुनाव का हल्फनामा दिया हुआ सार्वजनिक है, वो ऑनलाइन है सबके पास। और सभी जानता है कि 5 साल पहले किसी जमीन का मूल्य क्या था, 5 साल बाद जमीन का मूल्य बढ़ेगा। अगर सोना जेवरात का कोई भी दिया होगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा। इसमें आय से संपत्ति का मामला कहाँ से बनता? अच्छा ठीक है सर। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को इसका नुकसान पॉलिटिकली उठाना पड़ेगा? अगर पॉलिटिकली, चूंकि सारा परसेप्शन का खेल है पॉलिटिक्स में, कोई पॉलिटिकल बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। हेलो जी जी, 5 साल हम लोग ने बेदाग सरकार दी जी, एक भी घोटाला गोलमाल का 4 साल होने जा रहा। सरकार बनने के साथ बड़े बड़ी बातें कहे थे लोग, एक भी दाग खोज पाया? ये तो सर ये जो 5 मंत्री ये सर मिला हल्फनामा दायर का मामले को आप उसको पीआई कर रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि कोई भी भ्रष्टाचार का ये नहीं मिला सबूत, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, तो दाग नहीं मिला, तो फिर एक दाग नहीं मिला। भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए। हाँ 4 साल होने जा रहा जी, बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार गोलमाल का एक दाग नहीं मिला। तो खखवाए बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है जी जी, उसमें अब हल्फनामा दायर पर कि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, तो भैया और मुख्यमंत्री जी का भी आप निकालो और मंत्री का भी निकालो, उसका जो बढ़ा है 45%, वो आय से मामला का पड़ता है कि नहीं? ये आप बताओ, जस्टिस इनजस्टिस है कि नहीं? नहीं ये बिल्कुल है सर। और फिर जिस तरीके से पंकज यादव हाईकोर्ट गए और एक ये, अरे मैं आप उस कोई भी आप भी हाईकोर्ट जाओगे, उससे रिजल्ट क्या निकला? जी हाईकोर्ट तो में अभी तो फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में लिया। मेंशन करना चाहिए था। अब पीएल दर के छोड़ दियो जी, मेंशन कराना चाहिए ना कोर्ट में। अगर बहुत भ्रष्टाचार का मामला था, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला था, तो पार्टी और किसने रोका था मेंशन करने से? सर पार्टी खड़ी है इन लोगों के साथ, 5 पूर्व मंत्रियों के साथ पूरी तरह एकजुट पार्टी पूरी खड़ी है और इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। आपका जो रघुवर जी तर्क है कि एक्ट का उल्लंघन है, ठीक है, आपका तर्क यही है कि चूंकि कोर्ट में बहुत सारे पीआईएल होते हैं, उसमें से एक तरह ये भी पीआईएल था, वहाँ कोर्ट से फैसला नहीं आया, उससे पहले सरकार ले ली, इससे मंशा है सरकार की साबित होती। नहीं पांडे जी, कब पीआईएल हुआ? 2020 में सर। तो पीआईएल करता गिनके जो भी है उनको मेंशन कराना चाहिए कोर्ट में ना। हाँ बिल्कुल। एक बार भी आया कि मेंशन किया, मेंशन नहीं सुना जज ने, विद्वान न्यायाधीश ने नहीं सुना हमारी आवाज को। ठीक है, लेकिन सरकार ने कॉग्निजेंस ले लिया अपनी ओर से, आधार उसी को बनाया। तो सरकार को नियम कानून से, सरकार है ना, नियम कानून से सरकार को चलना चाहिए ना। अपने नियम कानून का फॉलो, आप अपने एक्ट पढ़ो, भ्रष्टाचार निरोधक नियमावली के एक्ट क्या कहता है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कानून का शासन, इस देश में कानून का शासन है ना। जी जी, राजतंत्र नहीं है कि राजा जो चाहे फरमान जारी कर दे। फैसला तो जो होगा जांच के बाद होगा, लेकिन जिस तरीके से ये सार्वजनिक हो रही है, जांच का प्रक्रिया, अरे भाई जांच का प्रक्रिया ही गलत है। अच्छा, तो सर इसके खिलाफ आप लोग सर नियमावली निकाल रहे भैया।
ऑनलाइन से नियम निकाल लो आप। तो ये जो जांच प्रक्रिया गलत मान रहे हैं सर। पहले 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 आप समझिए। जी जी। 17(1) नियमावली ये कहता है, ठीक है जी, कि आपको महामहिम राज्यपाल से इसकी अनुमति लेनी होगी। तो आपने पहले भी पीआई दर्ज करने का आदेश दिया था, आप लोग कर रहे हैं ना जी। तो क्या उस समय महामहिम राज्यपाल से आपने अनुमति ली? तो क्या सर प्रक्रिया है ना, सर संविधान से चलेगा ना सर, तो क्या ये कानून से संभव चलेगा ना। सर, तो क्या ये संभव है कि कैबिनेट से सहमति के बाद अब राज्यपाल के पास भी भेजा जाए ये लेने के लिए? ऐसा होता है क्या? हाँ भेज सकते हैं, वो भेज सकता है। तब तो फिर जो आप ये बोल रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, तब तो फिर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नहीं तो हम लोग भी फिर कर डालेंगे ना, हम लोग बीजेपी भी डालेगा, मुख्यमंत्री से लेके इतना % इसकी पीआई दर्ज करो। मतलब ये पॉलिटिकल लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। नहीं पॉलिटिकल नहीं, ये सीधे देखिए, ये जनाक्रोश इस सरकार के खिलाफ है जी। तो एक पॉलिटिकल जो आप बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकल इशू खड़ा करके डाइवर्ट करना, जनता का आक्रोश को दूसरे तरफ घुमाना, लेकिन जनता का आक्रोश घूमने वाला नहीं है, ये स्टंट है। ये सर शुक्रिया आपने। चीज अगर छुपाया रहता जी जी, तब समझ में आता। वो ऑनलाइन है, अब पूरे दुनिया के समक्ष ऑनलाइन है, जो उसने संपत्ति 5 विधायक ने हमारा दिया है, जी जी, पूरे दुनिया के समक्ष है, छुपाया क्या है अभी? सर आपसे पूरी बातचीत में हम लोग ये समझे कि आप एक तो बोल रहे हैं कि भाई गलत प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, दूसरा कि कोई मामला बनता नहीं है, चुनावी हल्फनामा में सब स्पष्ट है, आपको जांच करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी सभी के साथ है, इन सभी लोगों के साथ। और तीसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगर ऐसा ही चुनावी हल्फनामा के अनुसार ही जांच होना है एसीबी से, तो सभी 81 विधायकों का जो है जांच करा लिया जाए। नहीं मुख्यमंत्री का आप देख लो निकाल के 45% इंक्रीज है। जी जी, इन लोगों का 10-12% है ना। जी, नहीं 1100% तक है सर, 1100% तक है। हाँ मुख्यमंत्री जी कितना प्रतिशत है? सर अभी तो वो चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 45% आपके मुताबिक है सर। चेक कर, उसका भी चेक कर लो। उनका सर जो ये है डाटा है कि 19 में उनके पास 8,51,00,000 रुपए थे, ये 19 का है, 14 का निकालना पड़ेगा। और फिर तो 14 का तुलना कर रहा है ना, 14 और 19 जी 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 जी। नहीं आपको मैं पूछ रहा हूँ, खाली बताइए आपका पास 14 में जो संपत्ति है जी, 19 में उसका रेट दाम बढ़ेगा क्या? नहीं बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो वही है, तो कुछ ये छुपाया नहीं है ना कि इसके पास ये संपत्ति है और उसको में निर्धार किया। वैसा कोई तब मामला बनता है से ज्यादा संपत्ति का मामला, किसने अपना अल्फामा में दायर नहीं किया, जो जमीन है चाहे जो भी प्रॉपर्टी उसके पास है। जी जी, शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, आपको शुक्रिया। तो ये रघुवर दास जी थे जो यह बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ होना जाना नहीं है। और जहाँ तक बात है इन 5 पूर्व मुख्य मंत्रियों का, तो इनके साथ जो है बीजेपी खड़ी है और उसके पीछे का वजह ये बता रहे हैं कि इन लोगों पे कोई आरोप नहीं बनता है, जो जबरन बनाया जा रहा है। तो सन्नी और पांडे जी, अब चूँकि हम लोग लाइव काफ़ी लंबा हो गया है, हम लोग समाप्त भी करेंगे, तो एक एक सवाल सिर्फ यही है कि चाहे वो बावरी जी बोल रहे हों या फिर रघुवर दास जी बोल रहे हों, इनका बयान और ये जो PIL करता है उनका बयान में जाहिर सी बात है कि अंतर तो दिखेगा ही, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि कुछ होना जाना नहीं है, तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं आसानी से ठीक है इसको जांच करने देना चाहिए, जांच का स्वागत करना चाहिए। ऐसे भी बीजेपी हमेशा से जो है भ्रष्टाचार को लेकर के यह दावा करती रही है कि भाई वो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ये में नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार जांच का स्वागत करे या ना करे, ये सरकार पर निर्भर करता है कि आप जांच कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो अगर सरकार जांच कराना चाहती है तो वाकई में जांच होगा। दूसरी बात यह है कि PIL कर्ता, जो रघुवर जी बोल रहे हैं कि PIL कर्ता की ओर से या किसी के भी ओर से ये नहीं बताया गया कि इनका अमुक जगह भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया है इसमें।
तो कह रहे कोई बेईमानी संपत्ति नहीं है, जो संपत्ति है वो तो इनकम टैक्स में बताया गया, तब तो दिखाया गया। मतलब सब कुछ सार्वजनिक है। हाँ। सनी, आपसे सवाल, एक छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि जैसे रघुवर दास जी अपने कार्यकाल में जांच करा रहे थे सोहराय भवन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े कई सारे चीज़ों को लेकर के, क्या उसी तरीके की जांच होगी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा? मुझे लगता है कि ये जांच भी सोहराय भवन और वगैरह ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक प्रवक्ता ही बोलते रहे हैं। सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि कोई आधिकारिक रूप से वैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। हमेशा दूर मतलब से ही जो आरोप एक तरीके से उससे एक कदम आगे बढ़ी है हेमंत सरकार। हाँ, उससे एक कदम इसको देखिए। पांडे जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि सरकारी दस्तावेज में जो चीज़ एक बार शामिल हो जाता है उसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, और छोटा सा छोटा केस भी, छोटा सा छोटा एक कारण भी विधायक फिर या फिर किसी को भी आगे चल के वो मुश्किल साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप राहुल गांधी के बयान को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बयान दिया कि सब मोदी सरनेम वाले नहीं, मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों। हाँ, तो फिर आप समझिए कि उस एक बयान पर उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई, पार्लियामेंट से वो बाहर हो गए। तो वैसे ही बंधु तिर्की का ही केस देख लीजिए, सिर्फ 6 लाख रुपए की वजह से उनकी सदस्यता चली गई। तो अब चूंकि ये सरकारी दस्तावेज में आ गया, कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया गया, अब चूंकि ये तो अभी चाहे रघुवर दास जी हो या फिर अमर बावरी हो या फिर जिनके बारे में भी कहा गया है कि उनकी संपत्ति बढ़ी है, या फिर बीजेपी का कोई नेता ये बोले कि आप जांच कर लीजिए, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जांच करने के बाद कई और चीज़ें मिल जाती है। तो अब देखिए कि ये जांच कहाँ तक जाती है, किस दिशा में जाती है, और इसका किसका फायदा और किसका नुकसान होना है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मतलब तब तक पॉलिटिकल लड़ाई जो है जारी रहेगी, कोई दोषी बताएगा और कोई बताएगा कि भाई कुछ होना जाना नहीं है। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, और ये जो कंजूसी है आपके तरफ से वो सही नहीं है। फॉलोअप को जो है आप लोग लगातार शेयर कीजिए, ताकि हमारी बातें जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके इंटरेस्ट की है, पॉलिटिक्स से है, वो जो चीज़ें जो है ज़्यादातर लोगों तक जानी चाहिए। आप लोग शेयर कीजिए। तो अब तक आप लोग बने हुए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में आज आप लोग जुड़े, उसके लिए शुक्रिया।